Assalamualaikum. Today is 12 जुलाई 2024. आज डॉन न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओपिनियन पब्लिश हुआ अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशन टू रशिया यूक्रेन वॉर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये करंट अफेयर पाक अफेयर के पेपर्स के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और थर्डली जो MCQs पेपर आते हैं उसमें पूरी रशिया यूक्रेन की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई एक आध MCQ आ जाता होता है। तो इस ओपिनियन में ओवरऑल हिस्ट्री कवर की गई है, इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो ये तमाम फैक्ट्स को कवर करके एट द एंड एक सॉल्यूशन देगा और इस टॉपिक को कंप्रीहेंसिवली कवर करेगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ है, इसका बेसिकली ओरिजिन क्या है। इसका ओरिजिन बताते हैं कि जो सोवियत एरा था, सोवियत यूनियन बनी थी 1921 में, जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था इधर, और ये 1991 तक सोवियत यूनियन रहा था। उसके बाद 15 स्टेट्स में डिसइंटीग्रेट हुआ था और रशिया बन गया था। अब जब हमारा सोवियत एरा चल रहा था तो सोवियत यूनियन के ईस्ट में और साउथ ईस्ट में जो यूक्रेन के एरियाज थे, यूक्रेन के ईस्ट में जो कि लुहांस्क और डोनेट्स्क बनता है, और इनके साउथ ईस्ट में क्रीमिया, ये वाले जो इलाके थे ये ट्रांसफ़र कर दिए गए फ्रॉम रशिया जो कि इस साइड पे था टू यूक्रेन। अब जब ये ट्रांसफ़र की गई तो उस टाइम कोई भी ये बात नहीं जानता था कि इन फ्यूचर सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन हो जाएगी और फिर ये मसला पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्योंकि सोवियत यूनियन एक कम्प्रीहेंसिव पूरा बहुत सी स्टेट्स थी जिनको एक ही गवर्नेंस कंट्रोल करती थी, तो उस टाइम उन्होंने इन इलाकों को ट्रांसफ़र कर दिया और किसी को नहीं पता था कि ये मसला बनेगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या हुआ। अब फास्ट फॉरवर्ड हम आते हैं 1985 में। 1985 में USSR का जो लास्ट प्रेसिडेंट था मिखाइल गोर्बाचेव, वो आया और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रॉयका, जो कि उसने स्टार्ट की थी सोवियत यूनियन को रिजुविनेट, दोबारा से बेहतर करने के लिए। क्योंकि जब यहाँ पे रेवोल्यूशन आई थी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, उसके बाद लेनिन के बाद फिर स्टालिन का दौर आया था, तो वो एक बड़ा सख्त दौर था और रशिया इकोनॉमिकली भी वीक हो गया था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स भी आ गई थी, तो रशिया की ओवरऑल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं रही थी। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव आया, वो सोवियत यूनियन को ठीक करना चाहता था। वो दो पॉलिसीज लाया। इन पॉलिसीज को देखते हैं कि ये क्या थी। इनमें जो पहली पॉलिसी थी वो थी अबाउट ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट कहते हैं ओपननेस। ओपननेस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाया जाना था और सेंसरशिप को कम किया जाना था। बेसिकली जो कम्युनिस्ट रशिया पहले चल रहा था, स्टालिन का जो दौर था, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था और एक्सट्रीम सेंसरशिप थी। तो उसको ठीक करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव एक ग्लासनोस्ट की पॉलिसी लाया और दूसरी पॉलिसी वो लाया पेरेस्ट्रॉयका की। पेरेस्ट्रॉयका की पॉलिसी बेसिकली अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमी था, जिसमें इन्होंने मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करवाना था। कम्युनिज्म के अंदर तमाम रेट एवरीथिंग स्टेट कंट्रोल करती है। यहाँ पे हल्का सा कैपिटलिज्म वाला सिस्टम लाना वो चाह रहा था, क्योंकि चाइना में भी अगर देखा जाए, पीपल्स रिपब्लिक चाइना में, तो जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आई उसके बाद माओ के इकदाम नहीं चले, लेकिन बाद में जब दंग जाओपिंग आया, वो नए कुछ रिफॉर्म्स लेके आया जिसको सोशलिज्म विद चाइनीज करेक्टरिस्टिक कहा गया, और उसके अंदर उन्होंने भी मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह ये भी ये करना चाहता था, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलता है। इनएडवर्टेंटली, ना चाहते हुए, जो USSR था उसकी एक नई शेप निकली जो कि यूरोपियन और ग्लोबल ऑर्डर को सपोर्ट करती थी और रशियन इंटरेस्ट्स को अंडरमाइन करती थी।
मिखाइल गोर्बाचेव जो ये वाली दो पॉलिसीज लाया वो इनएडवर्टेंटली ना चाहते हुए यूरोपियन ऑर्डर के साथ ज्यादा मैच होती थी और जो सोवियत का कम्युनिस्ट ऑर्डर था उसके साथ मैच नहीं होती थी। 1985 तक हम पहुंच गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ये पॉलिसीज वो ले आया। इन पॉलिसीज का सबको पता है कि ये यूएसएसआर टूटने से पहले की पॉलिसीज हैं। उसके बाद यह हुआ कि बर्लिन वॉल जर्मनी के अंदर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बनी थी और इसका एक ईस्टर्न पार्ट था और एक वेस्टर्न पार्ट था। ईस्टर्न जर्मनी को कंट्रोल करता था रशिया, वेस्टर्न जर्मनी को कंट्रोल करता था वेस्ट। अब हुआ क्या, रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब हुई तो वो इस बात का निशान थी कि रशियन डोमिनेटेड जो टाइम है वो अब खत्म हो गया। 1989 में बर्लिन वॉल खत्म हो जाती है, रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती है। एक वारसा पैक्ट जो कि नाटो के अगेंस्ट 1955 में साइन हुआ था, इसमें म्यूचुअल असिस्टेंस के बारे में बात की गई थी सोवियत यूनियन के और 7 अदर ईस्टर्न ब्लॉक्स। जो सोवियत यूनियन के साथ यूरोप का पार्ट लगता था उसके अंदर जो कुछ कंट्रीज थी जैसे कि पोलैंड हो गया और बाकी हो गई, उन्होंने वारसा पैक्ट साइन किया हुआ था कि हम लोग आपस में एक दूसरे की डिफेंस को आएंगे। लेकिन जब बर्लिन वॉल टूटती है तो ये भी पता चल जाता है कि अब ये पैक्ट भी खत्म हो गया। आगे देखते हैं। अब यूएसएसआर टूट जाता है और बोरिस येल्त्सिन आ जाते हैं जो कि रशिया के पहले प्रेसिडेंट है। यूएसएसआर जब रशिया में कन्वर्ट होता है तो उनके पहले प्रेसिडेंट आते हैं बोरिस येल्त्सिन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लैंडस्टाइनली ऑर्केस्ट्रेट किया, मतलब उन्होंने छुप के एक चीज जो उनसा एक पूरा फ्रेमवर्क है वो बनाया और सोवियत यूनियन का जो उनसा कू था इन 1991 वो किया इन कंसल्ट विद प्रेसिडेंट्स ऑफ यूक्रेन एंड बेलारूस। यूक्रेन और बेलारूस के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ मिलके एक कू किया जिसके अंदर बोरिस येल्त्सिन प्रेसिडेंट बन गया रशिया का और गोर्बाचेव जो है उसको एक्यूज किया गया कि आपने जो हमारा यूएसएसआर है उसे तोड़ दिया और उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई इस डिबेकल की। अब क्या होता है, मिखाइल गोर्बाचेव जो बेसिकली यूएसएसआर को ठीक करना चाहता था उसने 2 पॉलिसीज लाई, लेकिन उन पॉलिसीज का इम्पैक्ट ये आया कि वो बेसिकली यूरोपियन ऑर्डर को और वेस्टर्न ऑर्डर को ज्यादा सपोर्ट करती थी। उसके बाद जब यूएसएसआर टूटा उनके रिएक्शन में तो बोरिस येल्त्सिन ने सारा इल्जाम मिखाइल गोर्बाचेव को दिया और उसके अगेंस्ट एक कू हुआ और उसमें फिर बोरिस येल्त्सिन प्रेसिडेंट बन गया। अब क्या होता है, इसका जो रिजल्ट निकलता है इंटरनल बाउंड्रीज। अब 15 स्टेट्स बनी है, यूएसएसआर स्प्लिट हुआ है, 15 स्टेट्स बनी है। अब वो जो स्टेट्स बनी है उनके अंदर पहले तो वो एक ही सेंट्रल पावर के अंडर थी तो कोई मसला नहीं था कि कौन सी टेरिटरी किसकी है, लेकिन अब जब वो स्प्लिट हो गई हैं तो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स ने जन्म लिया है। जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान कॉकस रीजन के अंदर इनका एक अपना कन्फ्लिक्ट है। अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर एक एरिया आता है जिसके अंदर एथनिक आर्मेनियन लोग रहते हैं। आर्मेनिया क्लेम करता है कि ये हमारा है, अजरबैजान क्लेम करता है कि हमारा है। इसी तरह रशिया और जॉर्जिया का भी यही मसला था। जॉर्जिया के अंदर एथनिक रशियंस रहते हैं, 2008 में रशिया उसको एनेक्स कर लेता है। इसी तरह रशिया और यूक्रेन का मसला है, एथनिक रशियन लोग वहां पे रहते हैं और रशिया उसको अपने साथ मिलाना चाहता है, यूक्रेन अपने साथ मिलाना चाहता है। अब यहाँ तक की स्टोरी में साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं जो कि एमसीक्यूज के लिए बड़े ज़रूरी हैं। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव जो कि लास्ट यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था और बोरिस येल्त्सिन जो कि पहले प्रेसिडेंट थे रशिया के। फिर रशिया की जो डिसइंटीग्रेशन है वो 15 स्टेट्स में होती है 1991 में। अब यहाँ तक आते हुए हमें एक बात पता चल गई है कि यूएसएसआर इतने बड़े एरिया को कंट्रोल कर रहा था, सारी टेरिटरी उसी के अंदर थी, मसला नहीं था।
वो डिसइंटीग्रेट हुआ, नई स्टेट्स बनी। नई स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स थे कि ये हमारे एथनिक लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन कंट्रोल किसी और का है, तो इस टाइप के कन्फ्लिक्ट्स ने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन पे जन्म लिया। उसी कन्फ्लिक्ट का हिस्सा है यूक्रेन। आगे चलते हैं। अब सोवियत यूनियन की जब डिसोल्यूशन हो गई, वेस्ट ने क्या किया? वेस्ट ने नेटो को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया टूवर्ड ईस्ट। वेस्ट जब ईस्ट की तरफ आता जाएगा तो आगे रशिया आ जाएगा, और रशिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वेस्ट मेरे तक पहुंचे। लेकिन वेस्ट ने क्या किया? उसके 16 मेंबर थे 1999 में, और आज उसके 32 मेंबर्स हैं। उन्होंने नेटो की एक्सपेंशन को नहीं रोका। व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने नेटो की एक्सपेंशन को नंबर 1, और नंबर 2 उन्होंने यूक्रेन के अंदर जो 2014 में यूरोमेडन नेशनल मूवमेंट चली, उसके थ्रू क्या किया गया? जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट था यूक्रेन का, विक्टर यानुकोविच, उसको हटा दिया गया। पुतिन कहता है कि ये बेसिकली वजूहात हैं इस जंग की। यूरोमेडन होता है, एक रेवोल्यूशन होती है यूक्रेन के अंदर जिसमें रशियन बैक्ड प्रेसिडेंट, प्रो रशियन प्रेसिडेंट जो यूक्रेन के अंदर होता है, विक्टर यानुकोविच, उसको हटा दिया जाता है, और उसके बाद से बुनियादें पूरी हो जाती हैं यूक्रेन रशिया वॉर की 2014 के बाद से। 2014 में ही हमें याद है कि क्रीमिया भी रशिया ने फिर एनेक्स किया था। आगे क्या होता है? अप्रैल 2014 में रशिया क्रीमिया को एनेक्स कर देता है। क्रीमिया किधर है? यूक्रेन के साउथ ईस्ट में क्रीमिया है, और यूक्रेन के ईस्ट में डॉनबास रीजन है जहां पे लुहांस्क और डोनेट्स्क की 2 इलाके हैं। ठीक है, अब होता क्या है? क्रीमिया को रशिया एनेक्स कर लेता है, और जो सेपरेटिस्ट लोग हैं जो कि यूक्रेन के अंदर ईस्टर्न डॉनबास रीजन है, इस रीजन के अंदर जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, रशिया उनको सपोर्ट करता है कि आप यूक्रेन से अलग होने के लिए यहाँ पे मूवमेंट्स चलाएं। ये चीज़ 2014 में हो रही थी, और फिर फास्ट फॉरवर्ड ये हालात बदलते हुए हमने सारे देखे कि किस तरह डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुई, फिर मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, फिर किस तरह नेटो भी आता रहा, यहाँ तक पहुँचता गया, फिर किस तरह यूक्रेन ने जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट था उसको भी हटा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने सबसे पहले क्रीमिया को एनेक्स किया, और यहाँ पे उन्होंने सेपरेट मूवमेंट स्टार्ट की। और फिर आता है 2022, फरवरी 2022, जब रशिया लॉन्च कर देता है एक एक्सटेंसिव कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट यूक्रेन। अब वो कहता है कि सिंस 2014 हजारों रशियन और यूक्रेनियन जो फौजी हैं वो इसमें मारे जा चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस टाइम पे रशिया 1/5 टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है यूक्रेन की। ये जो कलर्ड एरिया है यूक्रेन का, ये रशिया कंट्रोल करता है। जहां जहां रशिया का बॉर्डर लग रहा है, रशिया वहां से एग्रेशन करके आगे आता हुआ उन इलाकों को कंट्रोल करता जा रहा है। फिर वो बताता है अ हायटस इन अमेरिकन एड एनेबल्ड रशिया। अमेरिका की एड जब कुछ अरसे के लिए रुक गई तो रशिया को टाइम मिला कि वो और ज़्यादा इन्वेजन करे और ज़्यादा अपनी चीज़ को इंटेंसिफाई करे, तो रशिया ने ये किया। लेकिन फिर क्या हुआ? अप्रैल 2024 यूएस ने अप्रूव कर दिया $61 बिलियन का एड पैकेज और 10 साल का सिक्योरिटी पैक्ट यूक्रेन के साथ। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी एक बात है कि यूक्रेन अभी भी लैक करता है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ जिसके थ्रू रशिया को रोका जा सके। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए कि अप्रैल 2024 में अमेरिका ने $61 बिलियन का एड पैकेज दिया है। जितने पैसे चाइना ने सीपैक के थ्रू पाकिस्तान में लगाए हैं उसी के करीब करीब पैसे अमेरिका ने एज एन एड पैकेज यूक्रेन को दिए हैं, और 10 साल का सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन किया है। ये अब यहां तक वॉर पहुंच चुकी है। आगे देखते हैं। अब वॉर तो चल रही है।
ये एरियाज़ हैं जिनमें जो मशहूर एरियाज़ हैं उनमें ये लुहांस्क और डोनेट्स्क हैं जहाँ रशिया पहुंच चुका है, ये क्रीमिया वाला रीजन है, ये ज़ेपोरिजिया है, फिर यहाँ पे भी वो आ गए हैं, ये खरसोन का इलाका है जो क्रीमिया के साथ लगता है, यहाँ पे भी वो पहुंच रहे हैं। तो जहाँ जहाँ रशिया है वो आगे बढ़ता आ रहा है। और साथ फिर रशिया कहता है कि हम एक प्रपोजल देते हैं कि हम जंग ख़त्म भी हो सकती है। जंग कैसे हम ख़त्म करेंगे कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन विड्रा कर जाए डोनेट्स्क, लुहांस्क, खरसोन, ज़ेपोरिजिया से। कहाँ कहाँ से यूक्रेन अबंडन कर जाए, इस इलाके से भी अबंडन कर जाए, रशिया को दे दे, ये ज़ेपोरिजिया भी रशिया को दे दे, ये लुहांस्क और डोनेट्स्क भी रशिया को दे के यूक्रेन वापस चला जाए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ जो नेटो की एस्पायरेशंस हैं कि हमने यूक्रेन को भी अपना हिस्सा बनाना है वो भी ख़त्म कर दी जाए। और नंबर 3, जो वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया पे लगी हैं, ये 3 चीज़ें आप ख़त्म कर दें तो हम इस वॉर से विड्रॉ कर जाएंगे। ठीक हो गया, ये पुतिन ने प्लान दिया है और ये हमें आइडिया हो रहा है कि ये चीज़ें कहाँ मानी जा सकती हैं दूसरी तरफ से। उसके बाद आगे क्या होता है कि पुतिन नॉर्थ कोरिया और वियतनाम का विजिट करता है जून 2024 में, और वो ये कहता है कि जो नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उसकी सपोर्ट करते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने हमें सपोर्ट किया। तो पुतिन नॉर्थ कोरिया को भी सपोर्ट करने लग गया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हमने पूरे कन्फ्लिक्ट को समझ लिया कि किस तरीके से सोवियत यूनियन के बाद से आते आते किस तरीके से ये कन्फ्लिक्ट्स जो से हैं ये बने, फिर किस तरीके से जब प्रो रशियन प्रेसिडेंट को हटाया गया और नेटो एक्सपेंड करता हुआ आता गया तो किस तरीके से ये कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होता गया। फिर रशिया ने इन्वेजन कर दी, फिर रशिया ने कुछ इलाकों पे कब्जा कर दिया और एट द एंड रशिया ने कहा कि आप ये इलाके भी हमें दे दो, वेस्टर्न सैंक्शंस भी हम पे से हटा दो और नेटो को भी यहाँ से ख़त्म करो, तब हम वॉर ख़त्म करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस कॉलम, हम देखते हैं कि वो क्या बातें हमें बताता है। वो कहता है कि सबसे पहले दोनों साइड्स को ये चीज़ एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि मिलिट्री सॉल्यूशन हल नहीं है। दोनों को ये बात माननी पड़ेगी कि मिलिट्री सॉल्यूशन इस मसले का हल नहीं है, और दोनों को ये बात माननी पड़ेगी कि रशियन डिमांड ऑफ यूक्रेन कि यूक्रेन मेंबरशिप ना बने ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, और दूसरा जो रशिया टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यूक्रेन की के ऊपर हमले कर रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों को एक तो ये मान जाना चाहिए कि मिलिट्री सॉल्यूशन हल नहीं है, दूसरा यूक्रेन को ये मान जाना चाहिए कि नेटो नहीं आनी चाहिए यूक्रेन में, और रशिया को ये मान जाना चाहिए कि जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है यूक्रेन की उसकी हमें इज्जत करनी होगी। दूसरी बात, वो कहता है कि ये जो मिडीवल मोनार्क्स होते थे ना, ये टेरिटरीज पे कब्जा कर लेते होते थे और कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते थे। आज के दौर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जिस तरह मिडीवल मोनार्क्स हमले करके करते थे, अब वो तरीका जो पुतिन ने अपनाया है वो वायबल तरीका नहीं। अब वो तीसरे नंबर पे जो चीज़ देता है वो रियल वे फॉरवर्ड है, और उसकी बेसिकली उसके पीछे थीम ये है कि कोई भी जो कन्फ्लिक्ट होता है ना उसके हल इस तरह का होना चाहिए कि उसमें दोनों पार्टीज ये ना फील करें कि हम हार गए। नहीं तो जो पार्टी उसके कन्फ्लिक्ट के हल में ये चीज़ फील करेगी कि हम हार गए हैं वो उसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और मसला चलता रहेगा। तो कन्फ्लिक्ट्स का सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों साइड्स के लिए विन विन सोल्यूशन हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो सोवरेंटी का इशू है ना इसको आप एड्रेस कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? आप एक फार्मूला बनाएं। क्या फार्मूला आप बनाएं? आप एक ऐसा फार्मूला बनाएं जिसमें एक शेयर्ड गवर्नेंस और सॉवरेंटी और डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हो। मतलब ये कि जो इलाके जो कि डिस्प्यूटेड इलाके हैं जैसे कि ज़ेपोरिजिया हो गया, खरसोन हो गया, डोनेट्स्क हो गया, लुहांस्क हो गया, क्रीमिया हो गया, उन इलाकों में आप डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्रिएट करें, डुअल सिटीजनशिप क्रिएट करें। इससे क्या होगा? इससे एक तो जो हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज है ना दोनों इलाकों के बीच उनको भी आप ऑनर कर सकते हैं। दूसरा, आप
यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी है उसको भी ऑनर कर सकते हैं। आप इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को नहीं ख़त्म कर सकते कि आपने दूसरी साइड को हरा दिया। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप दोनों के अंदर जहाँ पे मसाइल हैं वहाँ पे एक डुअल गवर्नेंस क्रिएट करें, आप वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप क्रिएट करें, और आपके जो उनसे कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज हैं आप उनको ऑनर करें। तो इस तरीके से उसने एक हल बता दिया जिसमें कोई भी साइड लूज नहीं करेगी। फाइनली वो कंक्लूड करता है, वो कहता है कि यूक्रेन इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि रशिया एक इतना बड़ा मुल्क, एक इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, उसके बॉर्डर पे वो बैठेंगे और उनसे हॉस्टाइल रिलेशंस के थ्रू वो आगे चल पड़ेंगे। ये चीज़ यूक्रेन अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, जो रशिया है उसको भी यूक्रेन का ट्रस्ट वापस लेना ज़रूरी है। रशिया के लिए भी यह फ़ायदे में नहीं है कि वो जंग स्टार्ट रखे, उसे यूक्रेन का ट्रस्ट दोबारा वापस लेना चाहिए, उसकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करके और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करके। तो बेसिकली क्या है, वही बात है, पीछे जो सोल्यूशन उसने बता दिया उस तरीके से इसका हल होना चाहिए। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को साइड नहीं लेनी चाहिए किसी की, पाकिस्तान को अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए और एक ऐसा ही सॉल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए जो कि विन विन सोल्यूशन हो दोनों के लिए, ताकि हम किसी को ये फील ना हो कि पाकिस्तान ने किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया या किसी एक साइड को फेवर दिया। पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली मिस्टेक्स भी यही की हैं कि पाकिस्तान ने ब्लॉक पॉलिटिक्स की है। अब पाकिस्तान ऐसा ना करे, अब पाकिस्तान न्यूट्रल रहे, लेकिन एक विन विन सोल्यूशन जो है जिसमें कोई भी पार्टी की हार ना हो और दोनों की जीत हो, उसको पाकिस्तान सपोर्ट करे। तो थैंक यू, आज यही ओपिनियन था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नए एडिटोरियल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।